हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विश्व में कृषि प्रदेश एग्रीकल्चर रीजन। विश्व में कृषि प्रदेश। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? विश्व में कृषि प्रदेश। हम पढ़ते हैं कि जो कृषि प्रदेश होते हैं वो कृषि प्रदेश इस भूमि का एक बड़ा क्षेत्र है। यह जो धरातल है पृथ्वी का, उसका बड़ा एक क्षेत्र है कृषि प्रदेश, जिसमें हम कहते हैं कृषि की दशाओं और उसका जो प्रतिरूप होता है वो व्यापक रूप में समानता उसमें देखने को अपने को मिलती है। जो अपने निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विशिष्ट से या विशिष्ट प्रकार से भिन्न प्रकार की कृषि प्रदेश देख सकते हैं, लेकिन वो विभिन्नता उन कृषि प्रदेशों के अंदर जो विभिन्नता देखने को मिलती है अपने को व्यापक रूप में, वो विभिन्नता कई आधारों पर होती है। कई मान्यताएं होती हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इन कृषि प्रदेशों को विभाजित करते हैं। जैसे हम बात करें विश्व के संदर्भ में, वहाँ पे एक विद्वान था विटलेसी महोदय। विटलेसी महोदय ने विश्व के जो कृषि प्रदेश हैं उनको 13 प्रदेशों में विभाजित किया था। कितने प्रदेशों में विभाजित किया? 13 प्रदेशों में। और उन 13 प्रदेशों के लिए इन्होंने आधार तत्वों को मान्यता दी। और वो आधार तत्व क्या थे? पहला आधार तत्व था कृषि व पशुपालन शास्त्रीय। कृषि व पशुपालन का शास्त्रीय, यानी दोनों एक साथ, कृषि भी हो पशुपालन भी हो। इनकी एक मान्यता तो ये थी। दूसरी मान्यता, कृषि उत्पादन की जो विधियां हैं वो किस प्रकार की होगी। कृषि उत्पादन की जो विधियां आपके पास में वो किस प्रकार की होगी, वो उस प्रदेश पे डिपेंड करता है। तीसरा इन्होंने आधार लिया कृषि उत्पादन के उपयोग का जो स्वरूप है वो कैसा है। और चौथा, कृषि में पूंजी की आवश्यकता होती है, वो आधार माना कृषि प्रदेशों के लिए। श्रम की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है, तकनीकी की आवश्यकता होती है। और पांचवा इन्होंने आधार तत्व माना कृषि उत्पादन में कृषक के उपकरण। कृषक का मतलब होता है किसान। किसान के उपकरण है, उसका आवास है, उसकी संस्कृति है, वह उसका जो जीवन यापन है, इनसे संबंधित जितनी भी दशाएं हैं वो होनी चाहिए। ये 5 आधार तत्व माने हैं किसने? विटलेसी महोदय ने। और विश्व के फिर 13 प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया। तो हम एक एक को लिख करके देख लेते हैं कि ये 5 कौन कौन से थे। हमने पहले नंबर पे किसकी बात की है? आधार तत्व, जिसके अंदर एक नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पे करेंगे कृषि व पशुपालन। आप भी नोट कर लेना इसको। कृषि व पशुपालन का शास्त्रीय। ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट है, इसमें आधार तत्व है, दूसरा है कृषि उत्पाद की विधियां। ठीक है। और तीसरा जो आधार है इसका वो है कृषि उत्पादन के उपयोग का स्वरूप। ठीक है। फिर चौथा इन्होंने आधार माना, चौथा आधार है इनका वो है कृषि में पूंजी की आवश्यकता, श्रम यानी श्रमिक की आवश्यकता, मजदूरों की। ठीक है।
संगठन, एक साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एवं तकनीक, तकनीक से की जाने वाली कृषि, तकनीक की मात्रा कितनी है, ठीक है। पांचवा जो आधार तत्व है इनका द्वारा मान्यता प्राप्त, वो है यहाँ पर कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में कृषक का मतलब होता है यहाँ पे किसान, ठीक है। कृषक के उपकरण, उसका आवास, संस्कृति व जीवन यापन संबंधी दशाएं, जीवन यापन संबंधी दशाएं। ये 5 जो आधार तत्व हैं उन्होंने जो कृषि प्रदेश बताए हैं, इनको मान्यता देते हुए उन्होंने, किसने, व्हिटलेसी ने, व्हिटलेसी महोदय है, इन्होंने इस विश्व कृषि प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, 13 प्रदेशों में बांटा, 13 भागों में बांटा। यानी पूरे विश्व पर 13 प्रकार के कृषि प्रदेश इन्होंने चिन्हित किए हैं, ठीक है। उन 13 प्रदेश के नाम हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो कौन कौन से हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वो प्रदेश हैं कौन कौन से, उसके बाद में हम एक एक की चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 13 प्रदेशों की। ये 13 प्रदेश कौन से हैं, आधार तत्व तो इनको बाना, ये तो आप नोट कर लेना। 13 कृषि प्रदेशों में हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, ठीक है। दूसरा इन्होंने प्रकार माना यहाँ पे व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। तीसरा इन्होंने माना गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश। और चौथा माना इन्होंने यहाँ पे प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश। पांचवा स्थानांतरित कृषि प्रदेश, ठीक है। 6 नंबर पे इन्होंने माना यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश। 7 नंबर पे माना इन्होंने भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। 8 नंबर पे माना इन्होंने व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि प्रदेश। और 9 नंबर पे माना इन्होंने व्यापारिक फसल व पशु उत्पादन या उत्पादन कृषि प्रदेश।
कौन सा माना है? व्यापारिक फसल व पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। ठीक है। और 10 नंबर पे इन्होंने माना यहाँ पर व्यापारिक दुग्ध कृषि प्रदेश। 11 नंबर पे माना इन्होंने विशेषीकृत उद्यान कृषि प्रदेश। और 12 नंबर पे इन्होंने माना चावल प्रधान जीवन निर्वाहन कृषि प्रदेश। ठीक है। और 13 नंबर पे माना चावल विहीन गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश। ये विटलेसी के द्वारा माने गए 13 कृषि प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं अपने को याद करना है। सबसे पहला कौन सा है? चलवासी पशुचारण। दूसरा कौन सा है? व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में कौन सा है? तीसरे नंबर पे गहन निर्माण कृषि प्रदेश है। उसके बाद में प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश है, स्थानांतरित कृषि प्रदेश है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय बागाती कृषि प्रदेश है। उसके बाद में भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अनोत्पादक कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल व पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। और उसके बाद में व्यापारिक दुग्ध कृषि प्रदेश है, विशेषीकृत उद्यान कृषि प्रदेश है, चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि प्रदेश है और चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश है। ये 13 कृषि प्रदेश है, इनको आपको याद करना है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेकर के हम इनका अध्ययन कर लेंगे सबका। ठीक है। इनको आप एक साथ नोट कर लेना। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। क्या पढ़ेंगे हम? चलवासी पशुचारण। यहाँ पे ये जो चलवासी पशुचारण है, ये जो कृषि प्रदेश है, ये सबसे पुरानी कृषि प्रणाली है। क्या है? ये सबसे पुरानी कृषि प्रणाली। चलवासी का मतलब आप समझ आओगे। देखिए, कुछ जनजातियां होती हैं, उनका जो समूह है, ठीक है, जो समूह होता है जनजातियों का, वो अपने इस समूह के कारण यानी अपने साथ में अपने पशुओं को चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। प्रवास का मतलब स्थानांतरण, माइग्रेशन। क्या करते हैं? वापस रिपीट कर रहा हूँ। जो जनजातियाँ होती हैं वो जनजातियाँ घुमक्कड़ होती हैं। क्या होती हैं? घुमक्कड़। स्थायित्व नहीं होता उनका। वो क्या करते हैं? अपने जो पशु रखते हैं, उन पशुओं को खिलाने के लिए जो चारा है, वो चारा एक स्थान पे तो उनको मिलता नहीं है, तो वो अपने पशुओं को क्या करते हैं? चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवास करवाते रहते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। चाहे वो दुष्कर क्षेत्र हो, चाहे वो कठिन क्षेत्र हो। जो भूभौतिक क्षेत्र होता है, भूभौतिक का मतलब क्या होता है? भूभौतिक का मतलब होता है कि जो भू का मतलब पृथ्वी पर और भौतिक मतलब जियोमॉर्फिक जो भूआकृतियाँ होती हैं, ठीक है, चाहे वो जल हो, स्थल हो, वायु हो, ठीक है। तो इस धरातल पर जो भौतिकी घटनाएं हैं, जिसमें कठोर जलवायु के क्षेत्र भी होते हैं, वहाँ पर भी ये कृषि की जाती है, ठीक है। और चारे के रूप में वो इन पशुओं को खिला देते हैं। जैसे हम ठंडे क्षेत्रों की बात कर सकते हैं, जहाँ पर कई प्रकार की जनजातियाँ हैं जो चलवासी पशुचारण का कार्य करते हैं। जैसे हम बात करें साइबेरिया क्षेत्र की, तो यहाँ की बात करते हैं हम साइबेरिया की।
साइबेरिया क्षेत्र में जो जनजातियां हैं जिसमें याकूत जनजाति है, चुकची जनजाति है, युगाधीर है, ये जनजातियां हैं। जनजातियों के नाम है याकूत है, चुकची है, यहाँ पे युगाधीर है। ठीक है। जो जनजातियां हैं ये क्या करते हैं, अपना पशुपालन करते हैं। क्या करते हैं, ये अपना पशुपालन करते हैं। और पशुपालन करते हैं तो इससे उनको क्या प्राप्त होता है पशुपालन से, तो उससे दूध प्राप्त हो जाता है, उनको मांस प्राप्त हो जाता है, चमड़ा प्राप्त हो जाता है, ऊन प्राप्त हो जाता है। तो ये इसलिए पशुपालन करते हैं कि इनका भी जीवन निर्वाह हो सके। तो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये लेकर के चले जाते हैं उनको चारा खिलाने के लिए। तो बदले में उनको क्या मिलता है, इनसे दूध, मांस, चमड़ा और ऊन, इनसे इनका गुजारा हो जाता है। ठीक है। तो मध्य एशिया में भी ऐसी जनजातियां हैं जो कि चलवासी पशुचारण करती हैं। जैसे साइबेरिया में तो हमने बात कर ली, याकूत है, चुकची है, युगाधीर है, इस प्रकार की जनजातियां हैं वो चलवासी पशुचारण करती हैं। ठीक है। ये सबसे पुरानी कृषि प्रणाली है इनकी। ठीक है। मध्य एशिया में हम बात करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार की जनजातियाँ ऐसी हैं जो जनजातियाँ यहाँ पे घोड़े पालती हैं, ऊँट पालती हैं और भेड़ पालते हैं। घोड़े, ऊँट, भेड़, ये कौन पालते हैं, मध्य एशिया की जनजातियाँ। और उनके अंदर हम बात करें कौन सी है, तो मध्य एशिया में बात करेंगे हम ऐसी जनजातियों की। मध्य एशिया में तो एक तो है यहाँ पे कजाक और एक है उज्बेक। ये जनजातियाँ भी क्या करती हैं, चलवासी पशुचारण का कार्य करती हैं। देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि जो कनाडा के लंबरजैक जो प्रजाति हैं, कनाडा जैसे क्षेत्र की मान सकते हो या अपने भारत के ऊपर ही ले लो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो। जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, उस कश्मीर वाले क्षेत्र में कुछ भाग कश्मीर का मैदानी है, कुछ भाग पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है, पर्वतीय क्षेत्र। तो उस क्षेत्र में जनजातियाँ हैं। क्या है, उस क्षेत्र में जनजातियाँ हैं। वो जनजातियाँ क्या करती हैं, जब ग्रीष्म काल आता है, जब ग्रीष्म काल आता है तो वो अपने पशुओं को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं उनके चारे के लिए। कारण कि वहाँ पर गर्मियों में जो बर्फ़ जमी रहती है वो पिघल करके पानी के रूप में हो जाती है और वहाँ पे चारा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो लोग ग्रीष्म ऋतु के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। अगर शीत ऋतु आती है तो वो लोग क्या करते हैं, ऊपरी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ जमने की वजह से वो अपने पशुओं को नीचे ले आते हैं, घाटी वाले क्षेत्र में ले आते हैं, मैदानी वाले क्षेत्र में ले आते हैं, तो वहाँ पर अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। समझ के बाद, तो इसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार दूसरी जगह पे, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे इस प्रकार की जो कृषि होगी, जो पशुपालन होगा, वो चलवासी पशुचारण होगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की। दूसरी जो कृषि है वो कौन सी है, यहाँ पे प्रदेशों में दूसरा जो प्रदेश है कृषि प्रदेश, स्थानांतरित कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि है। कंपटीशन एग्जाम में भी इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानांतरित कृषि बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं। स्थानांतरित कृषि की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो कृषि होती है, उस कृषि जैसे हम प्राकृतिक बोल सकते हैं या प्राथमिक जो वनस्पति होती है, जो जंगलों में होती है, जो वन होते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं या उनको जला देते हैं। ठीक है। और उस जलाने के बाद में उनसे जो राख होती है वो मृदा बन जाती है। क्या हो जाती है, मृदा। और उस मृदा के कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वर्षों बाद में यहाँ पे ये कुछ वर्षों तक कृषि करते हैं और उसके बाद उसको भी छोड़ करके चले जाते हैं। समझ गए बात। यहाँ पे मानो ये जंगल भूमि है, इस जंगल में यहाँ पे इस क्षेत्र को इन्होंने जला दिया, साफ कर लिया, ये भूमि समतल कर ली इन्होंने। ठीक है। यहाँ पर कृषि कर ली इन्होंने, यहाँ पे क्या कर लिया, कृषि कर लिया।
कुछ समय यहाँ पे 2-3 साल तक कृषि की। जब तक इस भूमि में यहाँ पे पोषक तत्व थे और वो कृषि उस पोषक तत्वों को नहीं खींचती, तब तक यहाँ पे कृषि प्रणाली होती थी। लेकिन अगर यहाँ पे उसके पोषक तत्व कम हो गए और कृषि होना कम हो गया तो ये लोग इस भूमि को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और वहाँ पर वही प्रक्रिया दोहराते हैं कि वन काटते हैं, जलाते हैं और वापस कृषि भूमि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण यहाँ अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी के वनों में ह्रास होने की प्रवृत्ति देखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो स्थानांतरित कृषि को भी मानते हैं कि यहाँ पे जंगलों को जलाया जाता है, जंगलों को साफ किया जाता है, उसके बाद में कृषि करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये जनजातियों के द्वारा होता है। कुछ समय बाद हम देखें तो जैसे मानो 2-3 साल बाद में अगर दूसरी जगह चले गए वो और कुछ समय बाद में वो लौटकर उसी भूमि पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वापस उसमें वनस्पतियां उग जाती हैं, तो उनको वापस साफ करके वो उसी भूमि पर पोषक तत्व उसके अंदर वापस होने से वहाँ पे वापस कृषि करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीय वनस्पति होती है। दूसरी बार जो वनस्पति उगती है उसको भी जला करके ये कृषि कर लेते हैं। इसलिए इस कृषि को, स्थानांतरित कृषि को स्लेश एंड बर्न भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्लेश एंड बर्न। इसका नाम है, इसको स्लेश एंड बर्न कहते हैं, यानी कर्तन व दहन। क्या कहते हैं इसको? कर्तन व दहन। किसको कहते हैं? इस स्थानांतरित कृषि को ही कहते हैं, जो कि जनजातियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। यहाँ पे हम इस कृषि प्रणाली की मुख्य रूप से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दक्षिणी एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस कृषि को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ देख सकते हैं? दक्षिण एशिया में। और उत्तरी पूर्वी व पूर्वी जो भारत है, उत्तरी पूर्वी जो भारत है या पूर्वी जो भारत है वहाँ पर इस कृषि को देख सकते हैं। या हम दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन घाटी है उस अमेजन घाटी में भी इस प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। ठीक है, अलग अलग स्थानों की बात करें तो अलग अलग स्थानों पर इस कृषि के अलग अलग नाम अपने को देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे कोई जगह है उसको अलग नाम से जानते हैं, किसी जगह पर इसको अलग नाम से जानते हैं। तो उन नामों की हम अगर चर्चा करें तो यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे हम बात करेंगे इंडोनेशिया की। किसकी बात करेंगे? इंडोनेशिया जो देश है, इंडोनेशिया में इसको लदांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लदांग। फिलीपींस में इसको केंगिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? केंगिन। फिलीपींस एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग में, एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में द्वीप समूह है, वहाँ पर इस कृषि को क्या बोला जाता है? केंगिन बोला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेक्सिको की। किसकी बात करेंगे? मेक्सिको। और मेक्सिको के साथ में हम जिम्बाब्वे की बात कर सकते हैं। यहाँ पर इस कृषि को मिल्पा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिल्पा। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कि इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांग कहते हैं। फिलीपींस में केंगिन कहते हैं। मेक्सिको व जिम्बाब्वे में इसको क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। और जो वियतनाम देश है, वियतनाम, उस वियतनाम देश में इसको रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रे। वियतनाम भी दक्षिण पूर्वी एशिया का ही एक देश है। ठीक है, और यहाँ पे अगर और बात करें हम तो वेनेजुएला की बात कर सकते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, कैरिबियन सागर के तट पर वेनेजुएला देश है। यहाँ पे इसको कोनुको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोनुको। ठीक है, यहाँ पे अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर इसको रोका कहते हैं। ये भी दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील में क्या कहते हैं इसको? रोका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर ब्राज़ील के बाद में जायरे की बात करें। जायरे जो देश है अफ्रीका का एक देश है। कौन सा देश है? जायरे, कांगो जायरे। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं? मसोले, मसोले कहते हैं। जायरे अफ्रीका के गिनी तट के पास में एक देश है।
ठीक है। अगर इसके बाद में और बात करें हम तो यहाँ पे श्रीलंका की बात कर सकते हैं। श्रीलंका में इसको चेन्ना कहते हैं। और हम यहाँ पे सूडान की बात करें, किसकी बात करें? सूडान की। सूडान अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर इसको नगासू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नगासू कहते हैं। सूडान में क्या कहते हैं? नगासू। और अगर म्यांमार की बात करें, म्यांमार, तो इसको टोंगिया, या टोंगिया, कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टोंगिया कहते हैं। ठीक है। अब ये तो बात होगी विश्व के संदर्भ में, कि विश्व के संदर्भ में इन क्षेत्रों में इनको ये नाम कहते हैं। जैसे हम बात करें, इंडोनेशिया में लद्दाख कहते हैं, फिलीपींस में केगिंग कहते हैं, मेक्सिको व जिम्बाब्वे में इसको मिल्पा कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, जायरे में इसको मसोले कहते हैं, श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, सूडान में इसको नगासू कहते हैं, म्यांमार में इसको टोंगिया कहते हैं। यह तो बात हो गई विश्व के संदर्भ में। अगर भारत में भी अगर बात करें तो भारत में इस कृषि को कहते हैं झूमिंग। क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि। भारत में इस कृषि का नाम क्या है? झूमिंग कृषि। हम कहें तो इसको भी झूमिंग कृषि भारत में कहते हैं, लेकिन भारत के जो विशेष क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम केरल की बात करें तो केरल के अंदर भारत से संबंधित हम इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो केरल में इस जो कृषि है इसको पोनम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोनम। अगर हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की बात करें, यहाँ पर इसको पोंडू कहते हैं। आंध्र प्रदेश व ओडिशा, यहाँ पे इसको पोंडू कहते हैं, पोंडू। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इसको दहिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दहिया, या पेंडू कहते हैं, या पेडू। समझ गए? इसको मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? पेडू। या हम पश्चिमी जो घाट है, भारत का जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में इस कृषि को कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कुमारी। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की, तो इसको वालरा कृषि कहते हैं, या चिमाता कहते हैं। चिमाता। पहाड़ी और मैदानी भागों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, राजस्थान में वालरा और चिमाता नाम से। तो ये कृषि है, इसके अनेक नाम हैं। अलग अलग जगह पे जो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली ये स्थानांतरित कृषि, जिसको स्लेश एंड बर्न या कर्तन एवं दहन कहते हैं, इस कृषि के अलग अलग नाम स्थानीय रूप में देखने को अपने को मिलते हैं। और इन्हीं नाम से हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम में भी, और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन में हम करते हैं स्थानांतरित कृषि को, तो वहाँ पर इसको ध्यान में रखना होगा आपको। ठीक है। तो इस क्षेत्र में हमने बात की यहाँ पे स्थानांतरित कृषि प्रदेश, जिनको किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ क्या नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम तीसरे प्रकार की जो कृषि है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। धन्यवाद।